अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम कर रहे थे बोन रिमॉडलिंग, मैं आपको करवा रही थी और उसमें मैंने आपको डिफरेंट स्टेजेस बताई थी। फर्स्ट स्टेज थी एक्टिवेशन, जिसमें ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होते हैं। उसके बाद रिजॉर्प्शन थी, जिसमें ऑस्टियोक्लास्ट बोन के साथ अटैच करके उसको रिजॉर्ब करते हैं। थर्ड थी रिवर्सल, जिसमें जब बोन रिजॉर्प्शन हो जाती है, रिक्वायर्ड बोन रिजॉर्प्शन, तो उसके बाद ऑस्टियोक्लास्ट वहां से हट जाते हैं एंड ऑस्टियोब्लास्ट आके एक प्रोटीन की लेयर सिक्रीट करते हैं ऑन दैट रिजॉर्ब्ड बोन सरफेस, और उसको उस लाइन को रिवर्सल लाइन कहते हैं या सीमेंट लाइन कहते हैं, इसलिए इस फेज को रिवर्सल फेज कहते हैं। एंड द नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन। उस रिवर्सल लाइन के ऊपर न्यू बोन बन जाती है, एंड सो देयर इज ऑलवेज अ रिवर्सल लाइन प्रेजेंट और अ सीमेंट लाइन प्रेजेंट बिटवीन द ओल्ड बोन एंड द न्यू बोन। इसको देख के पता चलता है कि यहाँ की बोन रीमॉडल हो चुकी है। सो रीमॉडलिंग, बोन रीमॉडलिंग इज एक्चुअली द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड बोन बाय न्यू बोन। रेस्टिंग फेज होता है फिफ्थ फेज, जिसमें ना तो बोन फॉर्मेशन हो रही होती है ना बोन रिजॉर्प्शन हो रही होती है, और यहाँ पे सरफेस इज लाइन बाय फ्लैटेंड लेयर ऑफ बोन लाइन। ठीक है, ये 5 फेजेस हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे। फिर ये रिजॉर्प्टिव इवेंट्स मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बता दिए थे कि ये एक ऑस्टियोक्लास्ट है, ये आके अटैच हो जाता है, ये अटैच हो जाता है बोन के साथ जिसको इसने रिजॉर्व करना है, और उसके बाद यहाँ से सील हो जाता है, एक सीलिंग जोन बन जाती है, और ये अगर आप देखें तो ये रफल्ड बॉर्डर होता है ताकि इसका सरफेस एरिया ऑस्टियोक्लास्ट का इंक्रीज कर जाए। ये एक मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल होता है। फिर यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन आयन, एक प्रोटॉन पंप है जिससे हाइड्रोजन आयन यहाँ पे सिक्रीट होते हैं और एसिडिक एनवायरनमेंट बन जाती है, जिसकी वजह से, और वो सील्ड होती है एनवायरनमेंट, तो वो एसिडिक एनवायरनमेंट से बोन की डीमिनरलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, और जब बोन डीमिनरलाइज होती है, मिनरल वहां से रिमूव हो जाता है, तो उसका ऑर्गेनिक मैट्रिक्स एक्सपोज हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यही ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो ऐसे एंजाइम सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से ऑस्टियो जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स ऑफ द बोन है वो भी डिग्रेड हो जाता है। इतना पूरी बोन रिजॉल्व हो जाती है, पहले मिनरल का लॉस होता है, उसके बाद उसके ऑर्गेनिक मैट्रिक्स का लॉस हो जाता है, और जब ऑर्गेनिक मैट्रिक्स इसका डिस्ट्रॉय होता है तो वो एंटर करते हैं यहीं से, जो उसके ट्रफल बॉर्डर से वो उसके एलिमेंट्स यहाँ एंटर करते हैं, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स उनको लेके यहाँ से ऑपोजिट बॉर्डर पे जाते हैं। एक तो ये बॉर्डर है ना ऑस्टियोक्लास्ट का, ये ट्रांसलोकेट करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, और इस बॉर्डर से उनको रिलीज करते हैं। ठीक है, एंड एक्स्ट्रा सेलुलर रिलीज अलोंग द मेम्ब्रेन ऑपोजिट द रफल बॉर्डर। ये सारा प्रोसेस है कि ऑस्टियोक्लास्ट किस तरीके से अटैच होकर बोन से बोन को
रिजॉर्व करते हैं। ये बोन रिमॉडलिंग का सिर्फ एक पार्ट है जिसमें बोन रिजॉर्प्शन हो रही है। इसके बाद फर्दर इवेंट्स हैं जो कि हम अभी मैं आपको बताती हूँ, जो कि बोन रिमॉडलिंग में इंट्रिकेट होते हैं। ये मैंने आपको लास्ट टाइम थोड़ा बहुत पढ़ा दिया था। बोन टर्नओवर या रीमॉडलिंग। बोन फॉर्मेशन इज प्राइमरीली ऑन पेरिओस्टियल सरफेस एंड रिजॉर्प्शन ऑन एंडोस्टियल सरफेस। अब जो बोन रीमॉडलिंग में यूजुअली तो क्या होता है कि जो पेरिओस्टियम होता है उस पे बोन फॉर्म होती जाती है और जो उसका एंडोस्टियम है वहां से बोन रिजॉर्व होती जाती है। अगर एक साइड पे बोन बनती जाए उसके ऑपोजिट साइड पे रिजॉर्व ना हो तो वो बहुत ज्यादा थिक बोन बन जाएगी ना। लेकिन क्या होता है कि इससे अंदर की जो कैविटी है वो तो एक्सपेंड करती जाती है और बोन की फॉर्मेशन बाहर की साइड पे होती है, रिजॉर्प्शन अंदर की साइड पे। यूजुअली तो ये होता है, लेकिन ऐसे फोकल पॉइंट्स भी हैं जहाँ पेरिओस्टियम पे भी जो है आपकी बोन फॉर्मेशन होती है और ऑस्टियॉन्स ऑफ कॉम्पैक्ट बोन पे भी होती है। यानी कि वैसे तो हमने कहा ना कि पेरिओस्टियम पे बोन फॉर्मेशन होती है और एंडोस्टियल पे रिजॉर्प्शन होती है, लेकिन बाद ऐसे पॉइंट्स हैं पेरिओस्टियम में जिनमें फॉर्मेशन के बजाय रिजॉर्प्शन हो रही होती है। जैसे मैंने आप लोगों को स्कल दिखाई थी, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने शुरू में जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको स्कल का एक टाइप ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था ये भी पेरिओस्टियम है, ये भी पेरिओस्टियम है इस तरफ और ये वाली साइड एंडोस्टियम। कॉम्पैक्ट बोन इधर भी है, कॉम्पैक्ट बोन इनसाइड में भी है और बीच में ट्रेबेकुलर बोन है और ट्रेबेकुलर बोन की साइड पे एंडोस्टियम होता है इधर और इधर पेरिओस्टियम होता है। अच्छा, अब होता तो ये है कि यूजुअली एंडोस्टियम की साइड पे या अंदर की साइड पे बोन रिजॉर्व होती है, ऊपर बोन फॉर्म होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब आपका ब्रेन एनलार्ज कर रहा होता है तो ये साइड पेरिओस्टियम है ना, तो जब ब्रेन एनलार्ज करता है तो यहाँ पे रिजॉर्प्शन होती जाती है बोन की, ताकि स्पेस बढ़ती जाए ब्रेन के लिए एज के साथ साथ, ठीक है। और दूसरी साइड पे ऑपोजिट साइड पे बोन फॉर्मेशन होती जाती है, वरना ये बहुत थिन हो जाएगी प्लेट। ये मैं आपको फर्दर और डायग्राम से समझा। अच्छा, इसके अलावा विद इन ऑस्टियॉन्स ऑफ कॉम्पैक्ट बोन में भी बोन रिमॉडलिंग होती है। ड्यूरिंग ग्रोथ बोन्स इंक्रीज ग्रेटली इन लेंथ एंड थिकनेस। बोन फॉर्मेशन अकर्स एट अ मच ग्रेटर रेट देन बोन रिजॉर्प्शन। जब ग्रोथ हो रही होती है तो उस वक्त दोनों प्रोसेसेस साथ चल रहे होते हैं, बोन रिजॉर्प्शन भी बोन फॉर्मेशन भी, लेकिन फॉर्मेशन इज एट अ मच ग्रेटर रेट। इसका मतलब ये कि रिजॉर्ब कम हो रही है और फॉर्म ज्यादा हो रही है, इसी वजह से ग्रोथ के साथ बोन थिक भी होती है। लेंथ में तो इंक्रीज करती है मगर थिकनेस में भी इंक्रीज करती है। दिस रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड बोन बाय न्यू बोन इज बोन टर्नओवर और बोन रिमॉडलिंग। रिवर्सल लाइंस बिटवीन ओल्ड बोन एंड न्यू बोन इज ऑलवेज प्रेजेंट। अच्छा, अब वो बोन टर्नओवर रेट बता रहा है कि जो रैपिडली ग्रोइंग चिल्ड्रन है उनमें तो 30% से 100% तक बोन टर्नओवर रेट होता है। एंड मोस्ट ऑफ द बोन नाउ मे नॉट बी प्रेजेंट आफ्टर अ ईयर। जो रैपिडली ग्रोइंग चिल्ड्रन है उनकी जो बोन अभी आज प्रेजेंट है वो 1 साल बाद नहीं होगी, पूरी की पूरी रीमॉडल हो चुकी होगी। Adult skeleton is broken down continuously and reformed by the coordinated action of osteoblasts and osteoclasts. जब एडल्ट बन जाते हैं उस वक्त भी ये रहता है, ये बोन रीमॉडलिंग का प्रोसेस, लेकिन बहुत स्लो हो जाता है। इस तरह नहीं रहता जिस तरह के रैपिडली ग्रोइंग चिल्ड्रन में है। Bone resorption is balanced by bone formation. It consists of 5 phases: activation, resorption, reversal, formation, and testing. During resorption, bone is removed and a resorption lacuna is created. ये देखें, ये पहले बोन यहाँ तक थी, अब ये यहाँ पे रिजॉर्प्शन लैक्यूना बन गया ये वाला, क्योंकि यहाँ से बोन रिजॉर्व हो गई है। ये पूरे का पूरा जो एक इसमें डिप्रेशन बना है, दिस इज द रिजॉर्प्शन लैक्यूना। Factors related from resorbed bone matrix to the formative phase, lacuna is filled with new bone. अच्छा, जब ये बोन रिजॉर्व हो रही होती है तो कुछ ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं इससे से, जो कि ट्रिगर कर देते हैं फॉर्मेटिव फेज को, यानी कि वही ऑस्टियोब्लास्ट की फॉर्मेशन स्टार्ट कराते हैं और फिर ये लैक्यूना फिल होना शुरू हो जाता है न्यू बोन से।
As these osteoblasts mature, they produce more osteoprotegrin and less rankle inhibiting osteoclast activity. Osteoblast refill resorption lacuna. ये रैंक और रैंकल मैं आपको अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगी, अभी आपको ये बात समझ नहीं आएगी, लेकिन इससे आप ये समझें कि ये ऑस्टियोप्रोटेक्टिन सिक्रीट करना शुरू हो जाते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, जिसकी वजह से ऑस्टियोक्लास्ट बनना खत्म हो जाते हैं और रिजॉर्प्शन रुक जाती है। ताकि रिजॉर्प्शन अगर नहीं रुकेगी तो पूरी बोन रिजॉर्ब, तो रिजॉर्प्शन एक खास लेक्यूना के बाद रिजॉर्प्शन ने रुकना है, ऑस्टियोक्लास्ट ने वहां से रिमूव होना है, and this place is going to be covered by osteoblast, which will first form this cement line here, this blue line, and then the new bone will start forming. अगर अब आप इस डायग्राम को गौर से देखें, ये ग्रे वाली ओल्ड बोन है, ठीक है, दिस ग्रे इज ओल्ड बोन, ये ऑस्टियोसाइट्स हैं, ये जो बीच में एक डिप्रेशन है ये क्या है, दिस इज अ रिजॉर्प्शन लेक्यूना, और इसमें ये देखें ऑस्टियोक्लास्ट अटैच है इसके ऊपर। अच्छा, ये ओल्ड बोन थी, ये ऑस्टियोसाइट्स थे। अब ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पे देखें, अभी इस साइड पे उन्होंने इसलिए नहीं दिखाया कि वो उसको आपको कंपेयर करके दिखा सकें कि यहाँ ऑस्टियोक्लास्ट है और यहाँ से फिल होना शुरू हो गई है बोन। तो इसको जो रिजॉर्प्शन लेक्यूना है, इसको कटिंग पोन भी कहते हैं इस पार्ट को, क्योंकि यहाँ से ये आगे की तरफ बढ़ रहा था, इसे कटिंग पोन कहते हैं। और जब ये ऑस्टियोब्लास्ट ऑक्यूपाई करके बोन बनाने लग जाते हैं तो फिर इसको फिलिंग पोन कहते हैं। और ये ब्लू जो है ये सीमेंट लाइन है और इसी का नाम रिवर्सल लाइन है, और इसके पीछे ये व्हाइट कलर की न्यू बोन है, और जो येलो है दिस इज द ऑस्टियोइड। ऑस्टियोब्लास्ट पहले ऑस्टियोइड सिक्रीट करेंगे, वो जब मिनरलाइज हो जाएगा तो वो न्यू बोन बन जाएगी, और इतनी देर में ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोइड सिक्रीट होंगे। इसलिए हमेशा एक ऑस्टियोइड की लेयर मिलेगी आपको बिटवीन न्यू बोन एंड ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक हो गया। और ये ऊपर से देखें, ये उन्होंने दिखाया कि ये मेसेंकाइमल स्टेम सेल से बनता है ऑस्टियोब्लास्ट प्रीकर्सर, और फिर वो ऑस्टियोब्लास्ट बनाता है। ये उन्होंने आपको इसका लीनिएज दिखा दिया है। और ये हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स यानी कि ब्लड के जो स्टेम सेल्स हैं उसमें से मोनोसाइट्स बनते हैं। ये देखें सिंगल न्यूक्लियस सेल है जो कि फिर काफी सारे इकट्ठे फ्यूज करते हैं, बहुत सारे मोनोसाइट्स फ्यूज करके डिफरेंशिएट करते हैं इनटू ऑस्टियोब्लास्ट। तो इस डायग्राम में आपको सब कुछ दिखा दिया है, लीनिएज भी जिससे ये बन रहे हैं, ये लेक्यूना जो बन रहा है, फिर इसके बाद जो न्यू रिवर्सल लाइन बन रही है, फिर न्यू बोन बन रही है, ऑस्टियोइड है, ऑस्टियोब्लास्ट है, यहाँ ऑस्टियोक्लास्ट है, ये जो ऊपर फ्लैटेंड से सेल्स हैं दीज आर द बोन लाइनिंग सेल। और ये जब तक बोन के ऊपर रहेंगे ऑस्टियोक्लास्ट बोन को रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो जब किसी बोन को रिजॉल्व होना होता है सबसे पहले वहां से ऑस्टियोक्लास्ट रिमूव हो जाते हैं, वो वहां से हट जाते हैं, तब आके ऑस्टियोक्लास्ट अटैच करके अपना एक्शन स्टार्ट करता है। फर्स्ट इट demineralizes the bone and then it secretes enzymes that will degrade the organic matrix of the bone. This is how bone resorption occurs. Now formative phase lasts longer than resorption and reversal phases together. ये जो 5 phases थे, ये 5 phases। इसमें जो फॉर्मेशन फेज है वो सबसे लंबा होता है, रिजॉर्प्शन रिवर्सल मिला के भी उनसे भी बड़ा होता है फॉर्मेशन फेज। Osteocytes implicated in sensing the need for remodeling and transmitting signals via their canaliculi to osteoblast and osteoclast compartment. ये जो नीड है ना कि यहाँ से बोन रीमॉडलिंग होनी चाहिए, ये ऑस्टियोसाइट्स फील करते हैं और उसके बाद ये ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स टू ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट कंपार्टमेंट कि भाई यहाँ से बोन रीमॉडल होनी है। इसकी वजह से पहले ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होंगे और वो आके अटैच उसे बोन को डीमिनरलाइज करेंगे, बोन को रिमूव करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑस्टियो ये हट जाएंगे, ऑस्टियोब्लास्ट आ जाएंगे और वो उसको फिल कर देंगे, जो ऑस्टियोक्लास्ट ने बोन रिजॉल्व की थी उसको ऑस्टियोब्लास्ट न्यू बोन से फिल कर देंगे। दिस इज हाउ दिस ऑल प्रोसेस अकर्स। कॉर्टिकल बोन टर्नओवर, कॉर्टिकल बोन होती है कॉम्पैक्ट बोन, इसका टर्नओवर 5% पर ईयर है एंड एंडोस्टियल या ट्यूबरकुलर बोन का 15% है। ये अब जो एडल्ट बोन की बात हो रही है, जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है उसमें इससे कहीं ज्यादा होता है। प्राइमरी ऑस्टियॉन्स ऑफ फीटल बोन रिजॉल्व्ड बाय ऑस्टियोक्लास्ट टू क्रिएट स्पेस फॉर एक्सपेंडिंग नैरो कैविटी और टू बी रिप्लेस्ड बाय हायर ऑर्डर ऑस्टियॉन्स। तो सबसे पहले ऑस्टियॉन्स बनते हैं ना फीटस में,
वो इतने हायर ऑर्डर नहीं होते, वो वीक होते हैं, इसलिए विद द पैसेज ऑफ टाइम वो रिप्लेस हो जाते हैं विद सेकेंडरी ऑस्टियॉन्स और उसके बाद टर्शियरी ऑस्टियॉन्स। ये जो वो कह रहे हैं ना कि प्राइमरी ऑस्टियॉन्स ऑफ फीटल बोन रिजॉल्व बाय ऑस्टियोक्लास्ट टू क्रिएट स्पेस फॉर एक्सपेंडिंग नैरो कैविटी। ये देखिए, ये पहली फीटल बोन है जो बनी, ये वाली। इसमें आप देख लें कि नैरो स्पेस कितनी है और बोन की थिकनेस कितनी है। अब पैसेज ऑफ टाइम और इसमें जो छोटे छोटे ऑस्टियॉन्स हैं ये प्राइमरी पैसेज ऑफ टाइम के साथ आप ये देखो कि ये सारा ये तकरीबन ये पूरी बोन रिजॉर्व हो गई है ये वाली, लेकिन हो क्या रहा है, इस साइड पे रिजॉर्प्शन हो रही है, इस साइड पे फॉर्मेशन हो रही है। ये बोन रिमॉडलिंग है कि बोन फॉर्मेशन ऑन द आउटर साइड एंड इनर साइड पे बोन रिजॉर्प्शन हो रही है, लेकिन फॉर्मेशन ज्यादा है, रिजॉर्प्शन कम है, इसलिए बोन थिक भी हो रही है। अगर दोनों बराबर होती तो ये वाला अंदर की स्पेस तो एक्सपेंड कर जाती, लेकिन बोन की थिकनेस वही रहती। लेकिन आप इसमें देखें कि अंदर की बोन भी, ये स्पेस भी एक्सपेंड की है, ये बोन नैरो स्पेस है। ये एज के साथ साथ ये बढ़ रही है। तो ये क्यों बढ़ी है, इसमें पहले बोन थी ना, ये बोन पूरी रिजॉल्व हुई है तो ये स्पेस बढ़ गई है, लेकिन आउटर सरफेस पे बोन नई फॉर्म भी हो रही है और ज्यादा तेजी से फॉर्म हो रही है। इसलिए ए से बी को अगर आप कंपेयर करें तो बी में दिस नैरो स्पेस इज एक्सपेंडेड एज वेल एज द थिकनेस ऑफ बोन हैज इंक्रीज्ड। यहाँ पे जो आपके ऑस्टियॉन्स हैं ये सेकेंडरी ऑस्टियॉन्स हैं। नाउ कम टू द सी। सी में आप देखें तो एक और ज्यादा एक्सपेंड हो गई है। इसका मतलब है कि इनर साइड सारी की सारी यहाँ पे रिजॉर्व हुई है और बाहर पेरियोस्टियम पे नई बोन फॉर्म हुई है। यानी इसमें हम कह सकते हैं एंडोस्टियम पे बोन रिजॉर्प्शन हो रही है, पेरियोस्टियम पे बोन फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन बोन फॉर्मेशन ज्यादा हो रही है, रिजॉर्प्शन कम हो रही है एज कम्पेयर टू दोनों में। दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो थोड़ी बोन रिजॉर्व हो रही है लेकिन ज्यादा बोन फॉर्म हो रही है। इसकी वजह से आप देखें सी में ए और सी को कंपेयर करें तो इसकी ये पूरी की पूरी बोन रिजॉर्व होके यहाँ तक की स्पेस बन गई है। जहाँ बोन थी पहले, यहाँ पे सारी स्पेस है क्योंकि ये वाली बोन सारी रिजॉर्व हो चुकी है और नई बोन बन चुकी है। सो दिस इज बोन रिमॉडलिंग, जिसमें आप कहते हैं ओल्ड बोन इज रिप्लेस्ड बाय न्यू बोन। ऐसा नहीं हुआ कि ये पूरी खत्म हो और नई इसकी जगह आए, साथ साथ ये प्रोसेस चल रहा है। अंदर की साइड पे बोन रिजॉर्व होती जा रही है, बाहर बोन फॉर्म होती जा रही है, और ये जो ऑस्टियॉन्स हैं ये टर्शरी ऑस्टियॉन्स हैं, ये सबसे ज्यादा हायर ऑर्डर, और ये वीक ऑस्टियॉन्स होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, अब ये एडल्ट बोन है, इसकी बोन स्ट्रॉन्ग है, इसके ऑस्टियॉन्स हायर ऑर्डर है, इसमें मैरो स्पेस पूरी की पूरी उतनी एक्सपेंड हो चुकी है जितनी कि हमें बोन मैरो के लिए स्पेस चाहिए होती है। ये एक फीटल बोन है ए में और ये एक एडल्ट बोन है सी में, और ये बीच में ग्रोइंग चाइल्ड की ये जो है वो। As osteoclasts move through compact bone, they create a resorption channel. जिसको लेक्यूना हम कह रहे थे, एक्चुअली वो एक चैनल सा बनता है। लीडिंग एज ऑफ रिजॉर्प्शन इज कॉल्ड कटिंग कोन, characterized by a scalloped array of resorption lacuna, each housing an osteoclast. ये आप देखें, ये जो है ये कटिंग कोन है ये, और इसमें क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में नहीं है, बल्कि ये क्या कहते हैं, स्कैलप। स्कैलप कहते हैं यूं 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 यूं, इस वाली को स्कैलप कहा जाता है। ये स्कैलप इसकी कटिंग एज है जो बोन में, जो बोन को कट करती जा रही है, बोन को रिजॉर्ब करती जा रही है। और ये जो एक रिजॉर्प्शन का ये जो बन रहा है इसका स्कैलप, हर स्कैलप के अंदर एक ऑस्टियोक्लास्ट आउट करता है। ये ऑस्टियोक्लास्ट इधर से बोन को रिजॉर्ब कर रहा है, ये ऑस्टियोक्लास्ट इधर से कर रहा है, ये इधर से कर रहा है, इसलिए स्कैलप्ड किस्म की शक्ल बन रही है बोन रिजॉर्प्शन की। इसे कहते हैं कटिंग कोन। और इसके बाद जब रिजॉर्प्शन रुक जाएगी, बोन के जो रिजॉर्व बोन ही से ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स निकलेंगे जो इसकी रिजॉर्प्शन को कंट्रोल कर देंगे और नए ऑस्टियोब्लास्ट बना के भेजेंगे, ताकि ये देखें, दिस इज न्यू ऑस्टियन, ये फिलिंग कोन है और ये कटिंग कोन है। ये जो है ना, ये वाली ये कटिंग। अब इसके बाद क्या होगा कि ये रुक जाएगा और ऑस्टियोब्लास्ट आके इस पूरी कटिंग कोन जो ये बने थे ना रिजॉर्प्शन, इसकी जगह न्यू बोन बना दें, और उसके बाद ये आपका नई बोन बन चुकी है और ये यहाँ पे
रिवर्सल लाइन है ये वाली। ये आपकी ग्रे ओल्ड बोन थी और इसके ये जो पहले तो इसने आपका रिजॉर्प्शन कटिंग कोन बना दी ना, रिजॉर्प्शन एरिया बना दिया। जब ऑस्टियोब्लास्ट आता है तो उन्होंने पहले एक ऑस्टियोपोंटिन एंड बोन साइलोप्रोटीन नाम की प्रोटीन सिक्रीट करते हैं। दो प्रोटीन ऑस्टियोपोंटिन कहते हैं एंड बोन साइलोप्रोटीन, वो यहाँ पे सिक्रीट करते हैं जिससे ये सीमेंट लाइन बन जाती है। रिवर्सल लाइन भी कहते हैं, सीमेंट लाइन। और उसके बाद ऑस्टियोब्लास्ट उसी जगह पूरी नई बोन बना के अब ये फिलिंग कोन कहलाएगी। दिस इज द कटिंग कोन एंड दिस इज द फिलिंग कोन। दिस इज द कटिंग कोन which is going to be filled by the new bone. The entire area of osteon where active formation occurs is the filling cone. अब पहले जहाँ रिजॉर्प्शन हो रही थी वहां पे नई बोन बन रही है तो उसको कहेंगे फिलिंग कोन। As formation proceeds, some osteoblasts become osteocytes. Osteoblasts जब उसमें ट्रैप होते जाते हैं तो वो osteocytes बन जाते हैं। Repeated deposition and removal of bone tissue accommodates the growth of a bone without losing function or its relationship to neighboring structures during the remodeling phase. ये देखें, ये जब रिमॉडल हो रही होती है तो ये इसका पूरा का पूरा लॉस नहीं होता, इसलिए इसके जो नेबरिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनके साथ इसका जो अपना कनेक्शन है वो कायम रहता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मैक्सिला और मैंडिबल रिमॉडल हो रही होती है तो उनका आपस में जो रिलेशनशिप है वो नहीं डिस्टर्ब होता वजह से, without losing function or its relationship to neighboring structures during the remodeling phase. A significant increase in size of mandible is achieved from birth to maturity. मैंडिबल जो 1 ईयर में होता है, 30 इयर्स में उस मैंडिबल की कोई भी बोन प्रेजेंट नहीं होती, बिल्कुल नया मैंडिबल बन चुका होता है। लेकिन इस रीमॉडलिंग के दौरान मैंडिबल का रिलेशनशिप विद द मैक्सिला भी डिस्टर्ब नहीं होता, विद द मसल्स जो फिर से आके अटैच होती हैं, कोई भी चीज उसमें डिस्टर्ब नहीं होती। Mostly by bone remodeling without any loss in function or change in its position relative to maxilla. यानी कि ये पूरी बोन रिमॉडलिंग होती है विदाउट एनी चेंज, जिससे कोई तो मैंडिबल का फंक्शन का भी लॉस नहीं होता और उसकी जो मैक्सिला के साथ एक जो है रिलेशनशिप में जो मैक्सिला और मैंडिबल एक दूसरे के साथ जिस पोजीशन पे है वो भी चेंज नहीं होती। Bone present in 1 year old mandible most likely is not present in the same bone 30 years later. यानी कि एक 30 years के बंदे की जो मैंडिबल है वो पूरी नई बन चुकी हुई है, 1 year में उसी बंदे की जो मैंडिबल थी वो अब नहीं है क्योंकि वो पूरी रिजॉल्व होकर उसकी जगह नई मैंडिबल बन चुकी है। दिस इज हाउ बोन रिमॉडलिंग अफेक्ट। इसके बाद मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाऊंगी आज, रेगुलेशन ऑफ बोन सेल फॉर्मेशन। बोन सेल्स कैसे बनते हैं? अब आपको पता है हम दो तरह के बोन सेल्स डिस्कस करेंगे, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। तो ये बनते कैसे हैं? ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे, जब ये कर लेंगे, ये बोन सेल फॉर्मेशन पढ़ लेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर बोन डेवलप कैसे होती है। 2 तरह से या 3 तरह की बोन फॉर्मेशन है, एंडोकॉन्ड्रियल बोन फॉर्मेशन, इंट्रामेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चरल बोन फॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे कि बोन सेल कैसे फॉर्म होते हैं। बोन फॉर्मिंग सेल्स हैव अ मेसेंकाइमल ऑरिजिन। अच्छा, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो बोन फॉर्मिंग सेल्स है यानी ऑस्टियोब्लास्ट का मेसेंकाइमल ऑरिजिन है एंड ऑस्टियोक्लास्ट का हेमेटोपोएटिक ऑरिजिन है। यानी कि ये ब्लड के सेल से बनता है और ये मेसेंकाइम के सेल से बनते हैं। मेसेंकाइम से ये बनते हैं बोन ऑस्टियोब्लास्ट में। डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ सेल टाइप्स इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। ये इस तरह नहीं है कि एकदम बन जाते हैं, इनके काफी सारे स्टेप्स हैं और डिफरेंट टाइप, ये जो स्टेप्स हैं ये कैसे प्रोसेस हो रहे होते हैं। एक सेट ऑफ साइटोकाइन्स, ग्रोथ फैक्टर्स एंड हार्मोन्स जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं ताकि इनिशियल स्टेप से लेके ऑस्टियोब्लास्ट बनाने तक एंड इनिशियल स्टेप से लेके ऑस्टियोक्लास्ट बनाने तक ये सारे स्टेप्स जो हैं, ये जो प्रोसेस है ये किससे रेगुलेट होता है? साइटोकाइन से। क्योंकि क्या होते हैं एक्चुअली साइटोकाइन, ये भी एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स हैं जो कि इम्यून सिस्टम से सिक्रीट होते हैं और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के तौर पे एक्ट करते हैं। यानी ये सिग्नल लेकर आते हैं, मैसेज लेकर आते हैं, जिसकी वजह से फिर ये डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस को
ये रेगुलेट करते हैं। इसी तरह जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताए थे कि ये बहुत सारे हैं, जिसमें जो कि सेल्यूलर फंक्शन भी करा रहे होते हैं और बोन फॉर्मेशन भी करा रहे होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था BMP2, BMP7 और इसके अलावा IGF1, IGF2, TGF बीटा, ये सारे जो हैं ये ग्रोथ फैक्टर्स हैं, और इसके अलावा कुछ हार्मोन्स होते हैं। अच्छा, अब टू ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, आप समझ लें कि जीन्स की तरह के फैक्टर्स जो हैं वो एसेंशियल हैं फॉर ऑस्टियोब्लास्ट डिफरेंशिएशन। जब तक ये दो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स नहीं होंगे तो ऑस्टियोब्लास्ट नहीं बनेंगे। उनके क्या नाम हैं? एक है रंक्स2 और एक है ऑस्टियोरेक्स। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी एक्चुअली एक प्रोटीन होती है, और ये क्या करते हैं कि, और ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं कि किसी जीन सीक्वेंस की जो आरएनए कॉपी बनती है, यानी कि डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन जाती है मैसेंजर आरएनए को, तो वो जो है ना, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स वो प्रोटीन होती हैं जो कि इस सारे ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल कर रही होती हैं। तो अब जाहिर है बोन के सेल्स जो बनने हैं, ऑस्टियोब्लास्ट जो बनने हैं, उसके लिए दो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जरूरी होती हैं। एक रंक्स2 है और एक ऑस्टियोरेक्स है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका एक आपका वो एमसीक्यू भी है। रंक्स2 जो है ये इस फैमिली से है। इस फैमिली को कहते हैं रंक्स। ठीक है, ये रंक्स फैमिली से है, जिसमें जिसमें रंक्स1 भी है, रंक्स2 भी है, रंक्स3 भी है। लेकिन जो रंक्स2 है ना, वो सिर्फ ऑस्टियोब्लास्ट डिफरेंशिएशन में यूज होता है। रंक्स1 एंड रंक्स3 का कुछ और अपना दूसरा फंक्शन है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है कि रंक्स2 क्या करता है कि ये मैंने बताया था ना कि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, ये क्या होते हैं, जब ये रिलीज होते हैं तो ये डिफरेंट प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं। अब ये रंक्स2 क्या फॉर्म कर रहा है? ये बोन मैट्रिक्स प्रोटीन्स बना रहा है, जिसमें बोन थाइरोप्रोटीन्स हैं, ऑस्टियोपोंटिन है, ऑस्टियोकैल्सिन है एंड कोलेजन टाइप 1 है। ठीक है, ये रंक्स2 इन सारों ये सारी प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं। उसके अलावा ये ऑस्टियोब्लास्ट की मैच्योरेशन को भी कंट्रोल करता है। रंक्स2 जो है, जो प्रिकर्सर सेल्स हैं जो कि मेसेंकाइम से निकल रहे हैं, फिर वो मैच्योर होते हैं, फिर उसके बाद वो जब ऑस्टियोसाइट में इनकी ट्रांजिशन होती है, वो भी रंक्स2 कंट्रोल करता है। ऑस्टेरिक्स का रोल इतना क्लियर नहीं है, लेकिन जो जितना पता चला है वो ये है कि ये प्रिकर्सर सेल्स को डायरेक्ट करता है अवे फ्रॉम द कॉन्ड्रोसाइट लीनिएज एंड टुवर्ड्स ऑस्टियोब्लास्ट लीनिएज। अब ये क्या है कि प्रिकर्सर सेल्स है ना, ये कॉन्ड्रोसाइट से बन के कार्टिलेज भी बना सकते हैं और ऑस्टियोब्लास्ट बन के बोन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है कि इनको कॉन्ड्रोसाइट लीनिएज से हटाते हैं एंड ये इनको ऑस्टियोब्लास्ट लीनिएज की तरफ लेके जाता है। यानी कि इन अदर वर्ड, प्रिकर्सर सेल्स को कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स नहीं बनाने देता, बल्कि बोन फॉर्मिंग सेल्स बनाने की तरफ डायरेक्ट करता है, जो कि तो ये दोनों जरूरी हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट। अब हम पढ़ते हैं कि ऑस्टियोक्लास्ट कैसे बनेंगे। अच्छा, स्टेम सेल्स विद द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट इनटू ऑस्टियोजेनिक सेल्स आर फाउंड। अच्छा, ये जो स्टेम सेल्स हैं जो कि ऑस्टियोजेनिक सेल्स बना सकते हैं। ठीक है, और बनाने के लिए स्टेम सेल्स को ऑस्टियोजेनिक सेल्स बनने के लिए दो चीजें जरूरी चाहिए, रंक्स2 एंड ऑस्टियोरेक्स, तब ये बनेंगे ऑस्टियोजेनिक सेल्स में। लेकिन ये स्टेम सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं जो कि बना सकते हैं ऑस्टियोब्लास्ट? ये प्रेजेंट होते हैं बोन मैरो में, एडिपोज टिश्यू यानी कि फैट टिश्यू में, अम्बिलिकल कॉर्ड में, और उसके अलावा पल्प में भी प्रेजेंट होते हैं ये स्टेम सेल्स, एंड पेरिडोंटल टिश्यू में भी ये स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑस्टियोब्लास्ट बना सकते हैं, उससे फिर बोन फॉर्मेशन होती है। These cells can be induced to form bone. आप इन स्टेम सेल्स को इंड्यूस कर सकते हैं कि ये बोन बनाए। इसलिए क्या होता है कि नॉवल थेरेप्यूटिक अप्रोचेस फॉर रिपेयर ऑफ AB is alveolar bone and repair of temporomandibular articulation। तो आप इससे ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। जहाँ पे आपको मैंने बताया था पेरिडोंटाइटिस होता है, एल्वेओलर बोन का लॉस हो जाता है, वहां पे अगर आप ये जो है
ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह रख के स्टेम सेल्स को आप वो करा सकते हैं इंड्यूस के वो नई बोन बनाना शुरू कर दें। और वो जो डिफेक्ट था जहाँ से एल्वियोलर बोन रिमूव हो गई थी वहां पे नई बोन बन सकती है। इसके अलावा टेम्पोरमैंडिबुलर जॉइंट में भी ये रिपेयर के लिए काम कर सकती हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑस्टियोक्लास्ट, अब ऑस्टियोक्लास्ट हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ऑस्टियोक्लास्ट कैसे बनते हैं। दे अराइज फ्रॉम हेमेटोपोइटिक प्रिकर्सर्स ऑफ मोनोसाइट मैक्रोफेज लीनिएज। अब वो तो मेसेंकाइम से बन रहे थे और ये ब्लड से आते हैं मोनोसाइट या मैक्रोफेज, और ये आके जो फ्यूज होते हैं एक दूसरे के साथ और फिर डिफरेंशिएट हो जाते हैं इनटू ऑस्टियोक्लास्ट। लेकिन इनका ये जो है ना, ये जो मॉड्यूलेशन है ये भी ऑस्टियोब्लास्ट कराते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट मॉड्यूलेट यानी बोन मैरो के स्टेम सेल्स एंड ऑस्टियोब्लास्ट दे मॉड्यूलेट द डिफरेंशिएशन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट बाय सिग्नलिंग पाथवे। अच्छा, ये अब आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑस्टियोक्लास्ट की फॉर्मेशन में भी ऑस्टियोब्लास्ट का रोल है इनडायरेक्ट। वो क्या होता है, आप ये समझें कि जो ऑस्टियोब्लास्ट है उसके ऊपर एक उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक फैक्टर होता है जिसे कहते हैं रैंकल, ठीक है। और ये जो है रैंकल, ये होता क्या है, दिस इज द रिसेप्टर। रैंक किसे कहते हैं, रिसेप्टर एक्टिवेटेड न्यूक्लियस फैक्टर का शॉर्ट फॉर्म है जिसे कहते हैं रैंक। और रैंकल जो है वो इसका लाइगेंड है या लिगेंड है, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि रैंकल जो है वो एक्सप्रेस होता है ऑस्टियोब्लास्ट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, और रैंक किस पे एक्सप्रेस होता है, रैंक ये एक्सप्रेस होता है ऑस्टियोक्लास्ट प्रीकर्सर सेल पे। ऑस्टियोक्लास्ट अभी नहीं बना, उस प्रीकर्सर कहते हैं जो ऑस्टियोक्लास्ट या ऑस्टियोब्लास्ट से पहले का जो सेल है। फॉर एग्जांपल ऑस्टियोब्लास्ट के प्रीकर्सर हैं स्टेम सेल, और ऑस्टियोक्लास्ट के प्रीकर्सर हैं मोनोसाइट्स या मैक्रोफेजेस। उनके ऊपर एक्सप्रेस होता है रैंक, और रैंकल एक्सप्रेस होता है ऑस्टियोब्लास्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। ये दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड कर सकते हैं, रैंक और रैंकल बाइंड करते हैं और एक सिग्नलिंग पाथवे इंड्यूस कर देते हैं, ठीक है। अब आप इसको बार मैं इसको पढ़ती हूँ ताकि आपको समझ आए। रैंकल इज एक्सप्रेस्ड ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्ट्रोमल एंड ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ये क्या करते हैं, ये रैंकल इट बाइंड्स टू रैंक expressed on plasma membrane of osteoclast precursor। अब ये ऑस्टियोक्लास्ट बना नहीं, अब बनेगा इसके रिएक्शन में। इसके प्रिकर्सर पे की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रैंक एक्सप्रेस हो रहा है, और ऑस्टियोब्लास्ट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रैंकल एक्सप्रेस हो रहा है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं, और उससे जब बाइंडिंग हो जाती है तो दे इंड्यूस अ सिग्नलिंग पाथवे लीडिंग टू डिफरेंशिएशन एंड फ्यूजन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट प्रिकर्सर। जब ये आपस में बाइंड करते हैं तो एक सिग्नलिंग पाथवे स्टार्ट होता है, सिग्नल्स आते हैं जिसकी वजह से जो ऑस्टियोक्लास्ट प्रिकर्सर सेल्स हैं वो आपस में फ्यूज करना शुरू होते हैं, और फिर वो डिफरेंशिएट करते हैं जो ऑस्टियोक्लास्ट में। इसकी वजह से ऑस्टियोक्लास्ट बनते हैं, और वो ना सिर्फ इनको बनाते हैं बल्कि प्रमोट करते हैं उनके सर्वाइवल को एंड एक्टिविटी ऑफ मैच्योर ऑस्टियोक्लास्ट को। इससे साफ मतलब ये हुआ कि जब तक ऑस्टियोब्लास्ट प्रेजेंट नहीं होगा तो ऑस्टियोक्लास्ट भी नहीं बन सकता, क्योंकि ऑस्टियोक्लास्ट के ऊपर रैंकल जो है जब तक वो ऑस्टियोक्लास्ट प्रिकर्सर के रैंक के साथ बाइंड नहीं करेगा कोई ऑस्टियोक्लास्ट नहीं बन सकता। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब एक मैं आपको अगला जो स्टेप बताऊंगी वो ये है कि जहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट रैंकल सिक्रीट करते हैं वहां पे वो एक और चीज भी सिक्रीट करते हैं जिसका नाम है ऑस्टियोप्रोटेग्रिन, और वो बिल्कुल रैंकल की तरह लगता है लेकिन रैंकल होता नहीं है, ठीक है। उसको डिकॉय इसलिए कहते हैं, अगर आपको पता हो कि जो जो हंटिंग करते हैं वो ना, फॉर एग्जांपल जब वो डक्स की हंटिंग करने के लिए जाते हैं तो वो आर्टिफिशियल डक्स लेके जाते हैं बहुत सारी, जिन्हें डिकॉयज कहते हैं, और वो पानी के पास बहुत सारी ऐसे लगा देते हैं। जब ऊपर से फ्लाइट गुजरती है ना डक्स की तो उन्हें लगता है नीचे डक्स बैठी हैं, और वो नीचे उड़ के नीचे आती हैं उनके पास, और जो हंटर्स हैं वो उनको हंट कर लेते हैं। तो ये एक्चुअली ये डिकॉयज इन्हें इसलिए कहते हैं कि ये एक्चुअली तो नहीं ना होती, दे आर नॉट रियली, इन रियलिटी दे आर नॉट डक्स। ये तो आर्टिफिशियल चीज है जो कि
देखने में डक्स की तरह लग रही है, तो इसको डिफॉय कहते हैं। इसी तरह ऑस्टियोब्लास्ट एक और फैक्टर रिलीज करता है जिसका नाम ऑस्टियोप्रोटेग्रिन है, लेकिन वो लगता है बिल्कुल रैंकल की तरह है। तो जब वो सिक्रीट होना शुरू हो जाता है तो रैंक जो है वो रैंकल के बजाय ऑस्टियोप्रोटेग्रिन के साथ बाइंडिंग स्टार्ट कर देता है, और जब उसके साथ बाइंडिंग होती है तो कोई सिग्नलिंग पाथवे नहीं बनता जो कि आगे से ऑस्टियोक्लास्ट को बनाने में हेल्प करे। इसका मतलब ये हुआ कि ऑस्टियोक्लास्ट को बनाते भी हैं, और जब ऑस्टियोक्लास्ट की फॉर्मेशन रोकनी होती है तो फिर रैंकल की जगह वो ऑस्टियोप्रोटेग्रिन सिक्रीट करती है, इसकी वजह से जो कि ब्लॉक कर देती है इंटरेक्शन बिटवीन रैंकल एंड इंटरफेस विद द ऑस्टियोक्लास्ट फॉर्मेशन, और ऑस्टियोक्लास्ट फॉर्मेशन रुक जाती है। तो इस तरह से आपको समझ आ गई ऑस्टियोब्लास्ट कैसे बनते हैं। स्टेम सेल से बनते हैं, मेसेंकाइमल सेल से बनते हैं, मेसेंकाइमल टिश्यू से बनते हैं, और उनकी फॉर्मेशन के लिए ऑस्टेरिक्स और रंग्स टू, ये दोनों जरूरी होते हैं। और जब ये ऑस्टियोब्लास्ट तो इस तरह बनते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट किस तरह बनते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक फैक्टर रिलीज होता है जिसे कहते हैं रैंकल, एंड अभी ऑस्टियोक्लास्ट नहीं बने मगर उनके प्रिकर्सर सेल्स तो मौजूद है ना, जो ब्लड से आ रहे हैं, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे सिक्रीट होता है रैंक। ये रैंक और रैंकल आपस में बाइंड कर जाते हैं, इनकी बाइंडिंग से एक सिग्नलिंग पाथवे स्टार्ट हो जाता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स निकलते हैं जो कि सिग्नल लेकर आते हैं कि आप जो है वो ये सिग्नल लेकर आते हैं कि आप सारे मोनोसाइट्स या मैक्रोफेजेस एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाओ और डिफरेंशिएट हो जाओ टू फॉर्म ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, इस तरह ऑस्टियोक्लास्ट बनता है। अब जी क्लास बन रहा है, बोन रिजॉर्प्शन हो रही है, बोन रिमॉडलिंग के प्रोसेस में। अब यहाँ पे आपने रोकना है, यानी अब बोन रिजॉर्प्शन रोकनी है, तो फिर क्या होगा कि रैंकल की जगह ऑस्टियोप्रोटेग्रिन सिक्रीट करने लग जाएंगे ऑस्टियोब्लास्ट, इसकी वजह से रैंक और रैंकल की इंटरेक्शन रुक जाएगी और ऑस्टियोक्लास्ट फॉर्मेशन रुक जाएगी, और फिर वहां से ऑस्टियोक्लास्ट खत्म हो जाएंगे, हट जाएंगे, और ऑस्टियोब्लास्ट आ जाएंगे और नई बोन फॉर्म होगी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई है। और ये मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी, ये आप जरा सुन लें, क्योंकि कल मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ाना है कि बोन फॉर्मेशन कितने तरीके से होती है, वो आप ये थोड़ा सा सुने। As well as attachment sites for the tendons and muscles that are essential for locomotion. The skeletal system is comprised of 206 bones, each of which is formed through a process known as ossification. Bone development and remodeling takes place on a continual basis from the prenatal period and early childhood through adulthood, as well as during the healing process that occurs following bone fractures. Ossification can take one of two forms, depending on the type of bone that is forming. In the case of flat bones, like those of the ribs, scapula, pelvis, and skull, the ossification process is known as intramembranous ossification. The process is initiated by mesenchymal stem cells, which are cells that have yet to be differentiated into a particular cell type. Eventually, centrally located mesenchymal cells within the embryonic fibrous connective tissue differentiate into bone-forming cells, or osteoblasts. This process constitutes the formation of what are called ossification centers,